आज हम एक ऐसी कहानी सुनने जा रहे हैं जो सीधा साइंस फिक्शन से निकली हुई लगती है। ये कहानी है एक भूले हुए सोवियत स्पेसक्राफ्ट की, एक ऐसा टाइम कैप्सूल जो 53 साल तक अंतरिक्ष में भटकता रहा और आखिरकार धरती पर वापस लौट आया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कॉस्मोस 482 की। ये कोई आम सैटेलाइट नहीं थी, बल्कि एक वीनस प्रोब का हिस्सा था। एक मिशन जो शुरू होने से पहले ही फेल हो गया। लेकिन इसकी कहानी वहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि एक नया अनएक्सपेक्टेड चैप्टर शुरू हुआ, और वो था 53 साल लंबा इंतजार धरती पर वापस गिरने का। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि हम टाइम ट्रेवल करने वाले हैं कोल्ड वॉर के दौर में, सोवियत यूनियन की एम्बिशियस स्पेस प्रोग्राम में, और फिर वापस आज के ही दिन में, जब ये मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट आखिरकार इंडियन ओशन में कहीं गायब हो गया। क्या थी इसकी असलियत, क्यों ये इतने साल स्पेस में रहा, और क्या इसके गिरने से कोई खतरा था? सब जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। ये कहानी शुरू होती है 1960s और 70s के दशक में। अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच स्पेस रेस चरम पर थी। चांद पर इंसान भेजने की होड़ के साथ साथ दोनों देशों की नजर सौर मंडल के दूसरे ग्रहों पर भी थी, और वीनस यानी शुक्र ग्रह सोवियत यूनियन के लिए एक खास फैसिनेशन का विषय था। उनका वेनेरा प्रोग्राम वीनस को एक्सप्लोर करने के लिए बनाया गया सबसे एम्बिशियस और सक्सेसफुल स्पेस प्रोग्राम में से एक माना जाता है। सोचो, उस जमाने में जब कंप्यूटर्स आज जैसे एडवांस नहीं थे, जब हर लॉन्च एक बड़ा रिस्क होता था, तब सोवियत्स ने वीनस पर लैंडर्स भेजने का सोचा। वीनस, जिसको अर्थ इविल ट्विन भी कहा जाता है, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि लेड भी पिघल जाए, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर समुद्र के 900 मीटर नीचे जितना होता है। चैलेंजेस बहुत बड़े थे, लेकिन सोवियत्स ने हिम्मत नहीं हारी। हमारा हीरो, या कहूँ एंटी हीरो, कॉस्मोस 482 वेनेरा 8 मिशन का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा था। एक्चुअली वेनेरा 8 एक दूसरा स्पेसक्राफ्ट था जो सक्सेसफुली वीनस तक पहुंचा और लैंड किया था। जुलाई 1972 में उसने वहां से 50 मिनट तक डाटा भेजा था, जो उस समय एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। लेकिन हर सक्सेस स्टोरी के साथ कुछ फेलियर्स भी जुड़े होते हैं। वेनेरा 8 की लॉन्च से कुछ दिन पहले 31 मार्च 1972 को सोवियत यूनियन ने एक और वीनस प्रोब लॉन्च करने की कोशिश की। ये प्रोब भी वेनेरा 8 जैसा ही था। डिजाइन किया गया था वीनस के एटमॉस्फेयर में एंटर करने के लिए और वहां के सरफेस पर लैंड करने के लिए। इसका ऑफिशियल नाम था वेनेरा 8-2। लेकिन जब मिशन फेल हो जाते थे तो सोवियत उन्हें एक जेनेरिक नाम दे देते थे, कॉस्मोस, ताकि दुनिया को उनकी असली नाकामी का पता ना चले। और इसीलिए ये स्पेसक्राफ्ट कॉस्मोस 482 के नाम से जाना गया। तो हुआ क्या? कॉस्मोस 482 को मोलनिया रॉकेट से लॉन्च किया गया। प्लान ये था कि पहले स्पेसक्राफ्ट अर्थ के ऑर्बिट में जाएगा, और फिर एक अपर स्टेज इंजन, जिसे ब्लॉक एल कहते हैं, फायर होकर उसे वीनस की तरफ धकेल देगा। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था। स्पेसक्राफ्ट अर्थ ऑर्बिट में पहुंच गया, लेकिन जब ब्लॉक एल इंजन को फायर करने का समय आया तो वो फेल हो गया। एक टाइमर माल फंक्शन की वजह से इंजन सिर्फ 2 मिनट चलने के बजाय सिर्फ 125 सेकंड ही चला। बस इतनी सी गलती और पूरा मिशन बर्बाद। स्पेसक्राफ्ट को वीनस तक पहुंचने के लिए जो जरूरी स्पीड चाहिए थी वो नहीं मिल पाई। अब वो वीनस तो कभी नहीं जा सकता था, लेकिन वो अर्थ की ग्रेविटी से भी पूरी तरह आजाद नहीं हो पाया था। तो कॉस्मोस 482 का वीनस लैंडर, जो करीब 495 किलोग्राम का था और वीनस के एक्सट्रीम कंडीशन को झेलने के लिए बनाया गया था, अपने कैरियर स्पेसक्राफ्ट और उस फॉल्टी ब्लॉक एल इंजन के टुकड़ों के साथ अर्थ की एक अनोखी एलिप्टिकल ऑर्बिट में फंस गया। एक ऐसा ऑर्बिट जो उसे धरती के करीब भी लाता था और बहुत दूर तक भी ले जाता था। लिटिल डिड एनीवन नो कि ये फेलियर 50 साल से ज्यादा तक आसमान में एक साइलेंट स्पेक्टेटर बना रहेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ये फेल हो गया था तो इतने साल तक ऊपर क्या कर रहा था? क्यों नहीं ये जल्दी गिर गया जैसे बाकी स्पेस डिब्री गिर जाते हैं? ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, और इसका जवाब कॉस्मोस 482 के यूनिक ऑर्बिट में छिपा था। जब ब्लॉक एल इंजन ने धोखा दिया तो कॉस्मोस 482 एक हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट में सेटल हो गया। इसका मतलब है कि इसका ऑर्बिट गोल नहीं था, बल्कि अंडे जैसा था। अर्थ से इस ऑर्बिट का जो सबसे नजदीकी पॉइंट था उसे पेरिगी कहते हैं। वो शुरू में करीब 220 किलोमीटर का था, और जो सबसे दूर का पॉइंट था, एपोजी, वो लगभग 9800 किलोमीटर तक था।
अब होता क्या है, जब कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के करीब होता है तो उस पर अर्थ के एटमॉस्फेयर का ड्रैग यानी हवा का खिंचाव ज्यादा होता है, लेकिन ड्रैग उसकी स्पीड को कम करता है और धीरे धीरे उसका ऑर्बिट छोटा होता जाता है और आखिर में वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करके जल जाता है या जमीन पर गिर जाता है। लेकिन कॉस्मोस 482 का एपोजी इतना ज्यादा था कि वो अपने ऑर्बिट का ज्यादातर समय अर्थ के एटमॉस्फेयर के असर से काफी दूर बिताता था। सिर्फ जब वो पेरिग्री के पास आता था तभी उसे थोड़ा एटमॉस्फेरिक ड्रैग महसूस होता था। इसीलिए इसकी ऑर्बिटल डिके यानी ऑर्बिट का छोटा होना बहुत ही धीमी रफ्तार से हो रहा था। साल दर साल हर पेरिग्री पैसेज पर थोड़ा सा एनर्जी लॉस होता था और इसका एपोजी धीरे धीरे नीचे आता गया। लेकिन ये प्रोसेस इतना ज्यादा स्लो था कि इसे अर्थ पर वापस आने में 5 दशक यानी 50 साल से भी ज्यादा लग गए। सोचो 1972 में लॉन्च हुआ, जब शायद आपके पेरेंट्स भी छोटे रहे होंगे या पैदा भी नहीं हुए होंगे, और ये तब से स्पेस में ऊपर घूम रहा था। एक और फैक्टर जिसने शायद इसके लंबे सफर में कंट्रीब्यूट किया वो था इसका डिजाइन। रिमेम्बर, इसका लैंडर वीनस के एटमॉस्फेयर को सरवाइव करने के लिए बनाया गया था। वो बहुत ही मजबूत था, एक स्फीयर जैसा, ताकि वो वीनस के हाई प्रेशर और टेम्परेचर को झेल सके। शायद यही रोबस्टनेस उसे अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर के सटल ड्रैग को भी बेहतर तरीके से रेजिस्ट करने में मदद कर रही थी। एक्सपर्ट्स का अनुमान था कि लैंडर कैप्सूल जो करीब 1100 पाउंड का था यानी 495 केजी का, इतना टफ था कि वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में री एंट्री के दौरान भी पूरी तरह से शायद ना जले। ये बात आगे चलकर इम्पोर्टेंट होगी। जैसे जैसे कॉस्मोस 482 का ऑर्बिट धीरे धीरे डिके हो रहा था, स्पेस ट्रैकर्स और साइंटिस्ट इस पर नजर बनाए हुए थे। पिछले कुछ सालों में इसके अर्थ पर री एंट्री की प्रिडिक्शंस आने लगी थी। पहले कहा गया कि ये 2023 या 2024 में गिर सकता है, फिर प्रिडिक्शंस रिफाइन होती गई। ये एकदम से पॉपुलर हो गया, एक स्पेस मिस्ट्री की तरह। ये कहाँ गिरेगा, कब गिरेगा, क्या इससे कोई खतरा है? अब देखिए, किसी भी अनकंट्रोल्ड री एंट्री को प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। अर्थ का एटमॉस्फेयर कॉन्स्टेंटली बदलता रहता है। सोलर एक्टिविटी, एटमॉस्फेरिक डेंसिटी में चेंजेस, ये सब चीजें इफेक्ट करती हैं कि कोई ऑब्जेक्ट कब और कहाँ गिरेगा। जोनाथन मैकडॉवेल, जो हार्वर्ड स्मिथसोनियन सेंटर फॉर एस्ट्रोफिजिक्स के एक जाने माने एस्ट्रोनॉमर हैं और स्पेस डिब्री को ट्रैक करते हैं, उन्होंने इस पर काफी इंसाइट दिए। उनके अनुसार इसके ऑर्बिट का इंक्लिनेशन 52 डिग्री था। इसका मतलब ये था कि अर्थ पर 52 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से लेकर 52 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के बीच कहीं भी गिर सकता था। ये एक बहुत बड़ा एरिया है जिसमें दुनिया की ज्यादातर आबादी रहती है। टेंशन बढ़ने लगी थी क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा, इसका लैंडर मॉड्यूल बहुत टफ था। आमतौर पर जब सैटेलाइट्स री एंटर करते हैं तो वो एटमॉस्फेयर में फ्रिक्शन से जलकर राख हो जाते हैं, लेकिन कॉस्मोस 482 का लैंडर, जो वीनस की आग झेलने के लिए बना था, उसके बारे में एक्सपर्ट्स का कहना था कि वो शायद री एंट्री सरवाइव कर जाए और जमीन या समुद्र से टकरा जाए, और वो भी एक पीस में नहीं, हो सकता है कई टुकड़े आसमान से गिरे। थॉमस डॉरमैन, एक और अमेरिकन सैटेलाइट ट्रैकर ने तो यहाँ तक कह दिया था कि न्यूजीलैंड एक पॉसिबल इम्पैक्ट जोन हो सकता है। उन्होंने इसको 20 तक कहा था और अनुमान लगाया था कि 400 किलोग्राम तक का मटेरियल जमीन तक पहुंच सकता है। उन्होंने न्यूजीलैंड की अथॉरिटीज को अलर्ट भी किया था। सोचो, आपके बैकयार्ड में एक 50 साल पुराना सोवियत लैंडर गिराए। साउंड्स लाइक अ मूवी प्लॉट, राइट? लोगों में थोड़ी चिंता भी थी और थोड़ी क्यूरियोसिटी भी। क्या ये किसी पॉपुलेटेड एरिया में गिरेगा? क्या इसमें कोई हैजार्डस मटेरियल होगा, जैसे कि न्यूक्लियर फ्यूल? थैंकफुली कॉस्मोस 482 में कोई न्यूक्लियर मटेरियल नहीं था, लेकिन फिर भी एक बड़ा मेटेलिक ऑब्जेक्ट आसमान से गिरा, वो भी अनकंट्रोल तरीके से। ये थोड़ा डरावना तो लगता ही है। याद है 1979 में नासा का स्काईलैब स्पेस स्टेशन भी ऐसे ही अनकंट्रोल री एंट्री करके ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्सों में गिरा। या 2021 और 22 में चाइनीज लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट के कोर स्टेजेस की अनकंट्रोल री एंट्रीज। उन इंसिडेंट्स ने भी काफी हेडलाइंस बनाई थी। कॉस्मोस 482 उनसे छोटा था, लेकिन फिर भी सिग्निफिकेंट था। इसका मेन बस यानी कैरियर स्पेसक्राफ्ट एटमॉस्फेयर में ही चल जाना चाहिए था, लेकिन वो लैंडर कैप्सूल एक वाइल्ड कार्ड था। फरवरी 2024 की शुरुआत में प्रेडिक्शंस और ज्यादा प्रिसाइज होने लगी।
यूएस स्पेस फोर्सेस के 18 स्पेस डिफेंस स्क्वाड्रन जो स्पेस ऑब्जेक्ट्स को ट्रैक करता है, उन्होंने भी इस पर अपडेट्स देने शुरू कर दिए। सबकी निगाहें आसमान पर टिक गई थी। एस्ट्रोनॉमर जोनाथन मैकडॉवेल ने बताया कि फरवरी के पहले हफ्ते में कॉस्मोस 482 का पेरिगी सिर्फ 105 माइल्स यानी करीब 170 किलोमीटर रह गया था। ये बहुत नजदीक है, इतना कि एटमॉस्फेरिक ड्रैग अब बहुत तेजी से कम हो रहा था। फाइनल प्लंज बस कुछ ही दिन या शायद कुछ घंटों ही दूर था। पहले के अनुमान 2024 के आखिर या 2025 के थे, लेकिन इसकी एक्चुअल री एंट्री 10 मई 2025 में हुई। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा था, फाइनल प्रेडिक्शंस और एक्यूरेट हो रही थी। 18 स्पेस डिफेंस स्क्वाड्रन ने कंफर्म किया कि कॉस्मोस 482 ने अर्थ के एटमॉस्फेयर में री एंटर कर लिया। तो कहां गिरा ये 53 साल पुराना मुसाफिर? ये किसी ने देखा? क्या इसकी कोई वीडियो बनी? अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली, आखिरी खबर के अनुसार कॉस्मोस 482 इंडियन ओशन के ऊपर री एंटर हुआ और वहीं कहीं गायब हो गया। जोनाथन मैकडॉवेल ने बताया कि यूएस स्पेस फोर्सेस के डाटा के हिसाब से ये लगभग 10 मई 2025 को सुबह 9:24 पर मॉस्को टाइम के अनुसार अर्थ पर री एंटर हुआ। अब सवाल ये है कि क्या उसका लैंडर कैप्सूल सरवाइव किया? क्या वो अब इंडियन ओशन की गहराइयों में कहीं पड़ा है? मोस्ट लाइकली यस। जैसा हमने डिस्कस किया, वो वीनस लैंडर बहुत ही रोबस्ट था, तो चांसेस हैं कि उसने री एंट्री का फायरी फेस झेल लिया होगा और समुद्र में जा गिरा होगा। लेकिन इंडियन ओशन इतना विशाल है कि उसे ढूंढना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, स्पेशली जब हमें उसका एग्जैक्ट इम्पैक्ट पॉइंट नहीं पता। तो एक तरह से कॉस्मोस 482 की कहानी एक मिस्ट्री के साथ ही खत्म हुई। लॉन्च हुआ एक प्लेनेट को एक्सप्लोर करने, पर फेल हुआ। 53 साल तक अर्थ के चक्कर लगाता रहा और आखिर में इंडियन ओशन में एक गुमनाम जगह पर समा गया। कोई फायरबॉल देखा नहीं गया, कोई टुकड़े रिकवर नहीं हुए, बस एक साइलेंट रिटर्न। तो कॉस्मोस 482 की इस अनोखी कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? पहली बात तो ये कि स्पेस एक्सप्लोरेशन हमेशा से ही चैलेंजिंग रहा है। हर सक्सेस के पीछे कई फेलियर्स होते हैं और हर लॉन्च के कैलकुलेटेड रिस्क होते हैं। सोवियत इंजीनियर्स ने हिम्मत दिखाई, वीनस जैसे मुश्किल प्लेनेट को टारगेट किया, भले ही इस पर्टिकुलर मिशन में वो कामयाब नहीं हुए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है स्पेस डिब्री का मुद्दा। आज अर्थ ऑर्बिट में हजारों सैटेलाइट्स हैं, एक्टिव भी और इनएक्टिव भी। इसके अलावा रॉकेट के टुकड़े, पुराने सैटेलाइट के पार्ट्स, ये सब मिलकर बहुत बड़े कचरे का ढेर बना रहे हैं। कॉस्मोस 482 तो एक बड़ा ऑब्जेक्ट था जो 53 साल बाद गिरा, लेकिन छोटे छोटे टुकड़े भी जो बहुत हाई स्पीड पर घूमते हैं, वो किसी सैटेलाइट या इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए खतरा बन सकते हैं। इसीलिए स्पेस ट्रैफिक मैनेजमेंट और स्पेस डिब्री को कम करने की टेक्नोलॉजी पर काम करना बहुत जरूरी है। कॉस्मोस 482 जैसे अनकंट्रोल्ड रीएंट्रीज हमें याद दिलाते हैं कि जो हम ऊपर भेजते हैं वो कभी न कभी नीचे भी आ सकता है और हमें ये इंश्योर करना होगा कि वो सेफली नीचे आए। तीसरा पॉइंट है इन ऑब्जेक्ट्स की ट्रैकिंग। यूएस स्पेस फोर्स और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन जैसे सेलेस्टार्क और एस्ट्रोनॉमर्स जैसे जोनाथन मैकडॉवेल का काम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लोग इन ऑब्जेक्ट्स पर नजर रखते हैं, उनके ऑर्बिट को प्रिडिक्ट करते हैं और पॉसिबल खतरों के बारे में अलर्ट करते हैं। कॉस्मोस 482 के केस में भी उनकी ट्रैकिंग और प्रिडिक्शंस ने हमें अनुमान लगाने में मदद की कि वो कहां गिरेगा। और आखिर में कॉस्मोस 482 की कहानी एक तरह से हिस्ट्री का एक टुकड़ा है जो हमारे पास वापस आया। कोल्ड वॉर के स्पेस रेस का एक रेलिक, एक साइलेंट विटनेस टू द एम्बिशंस एंड फेलियर ऑफ अ बाइगॉन एरा। सोचो, वो ऑब्जेक्ट 1972 में बना था, उसने दुनिया को बदलते हुए देखा। सोवियत यूनियन का विघटन देखा, इंटरनेट का आना, मोबाइल फोन्स का बनना, नए स्पेस मिशंस का लॉन्च होना, और वो बस ऊपर अर्थ का चक्कर लगाता रहा। हालांकि कॉस्मोस 482 अब इंडियन ओशन में कहीं विश्राम कर रहा है। कुछ सवाल अभी भी रह जाते हैं। क्या उस लैंडर कैप्सूल का कोई हिस्सा किसी बीच पर बहता हुआ मिलेगा? शायद अगर मिला तो वो एक अनमोल हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट होगा। क्या सोवियत यूनियन ने उस समय इस फेलियर से कुछ सीखा होगा जिससे उनके आगे के मिशन बेहतर हुए? बिल्कुल, हर फेलियर एक लेसन होता है। स्पेशली स्पेस एक्सप्लोरेशन में वेनेरा 9 और 10 जो 1975 में लॉन्च हुए, उन्होंने वीनस की सरफेस की पहली पिक्चर भेजी थी, तो उनका वीनस प्रोग्राम ओवरऑल काफी सक्सेसफुल रहा। कॉस्मोस 482 का डिजाइन
खास तौर पर उसका लैंडर हमें उस समय की इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज के बारे में भी बताता है। ये वीनस के लिए डिजाइन किया गया था, इसीलिए इतना टफ था कि इसने अर्थ री एंट्री भी सरवाइव कर ली। ये सोवियत इंजीनियरिंग का एक टेस्टिमेंट है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि कॉस्मोस 482 के साथ उसके कैरियर स्पेसक्राफ्ट का भी कुछ हिस्सा और ब्लॉक एल अपर स्टेज के पार्ट्स भी ऑर्बिट में थे। उनमें से कुछ टुकड़े शायद पहले ही अर्थ पर री एंटर हो गए होंगे या लैंडर के साथ री एंटर हुए होंगे। एग्जैक्ट डिटेल हमेशा थोड़ी हेजी रहती है, खास तौर पे तब जब इतने साल बाद कोई चीज धरती पर री एंटर करती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी कॉस्मोस 482 की, अ फेल्ड सोवियत वीनस प्रोब दैट बिकेम एन एक्सीडेंटल लॉन्ग ड्यूरेशन सैटेलाइट ऑफ अर्थ। एक कहानी जो हमें स्पेस एक्सप्लोरेशन के शुरुआती दिनों की याद दिलाती है, स्पेस डिब्री के खतरों के बारे में सोचने पर मजबूर करती है और उन अनसंग हीरोज को भी सलाम करती है जो हमारी अर्थ को ऊपर से मॉनिटर करते हैं। इस स्पेसक्राफ्ट ने 53 साल का सफर तय किया, 1972 से लेकर 2025 तक। इस दौरान एक पूरी जनरेशन बड़ी हो गई और अब इसका सफर इंडियन ओशन में अनंत शांति के साथ खत्म हो गया है। शायद ये वैसा एंड नहीं था जैसा इसके क्रिएटर्स ने सोचा था, लेकिन ये एक मेमोरेबल एंड जरूर था। आपको कॉस्मोस 482 की ये कहानी कैसी लगी? क्या आपको और हिस्टोरिकल स्पेस मिशन के बारे में जानना है? अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, क्यूरियोसिटी को जिंदा रखिए और हमेशा सितारों की तरफ देखते रहिए। I'll see you in the next one.